Welcome back students. Today we will discuss the another topic of chapter molecular basis of inheritance. This topic is mutations and genetic code. Now the relationship between gene and DNA can be understand by the help of म्यूटेशन के हेल्प से जीन और डीएनए के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है. दैट इज म्यूटेशन आपको पता ही है. दैट इज अ चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आता है, डीएनए में जो चेंज आता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं. तो अब जो म्यूटेशन है इसमें जैसे लार्ज जो म्यूटेशंस होती हैं, जो लार्ज रीअरेंजमेंट होता है, लार्ज डिलीशंस और रीअरेंजमेंट्स. लार्ज डिलीशंस और रीअरेंजमेंट्स इन डीएनए leads to loss or gain of a gene, hence its function. मीन्स क्या मतलब होता है इसका? लार्ज डिलीशंस, अगर डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाए, निकल जाए या रीअरेंज हो जाए, जैसे अगर ये मान लो हमारे पास मार्कर है, मार्कर में ये कैप है, ये कैप वाला पार्ट यहां से हटके और बैक साइड इसके यहां पे जाके अटैच हो जाए तो इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट. अब जिस पार्ट के साथ अटैच होगा ये वहां पे जाके एक नया जीन बना सकता है. तो यहाँ पे जीन का लॉस भी हो सकता है, और अगर ये कैप यहां से निकल के और गिर जाए तो दैट इज द डिलीशन. अगर ये यहाँ पे आके बैक साइड में अटैच हो जाती है दैट इज रीअरेंजमेंट. तो डीएनए के अंदर डिलीशन या रीअरेंजमेंट अगर बड़े पार्ट की होती है तो इसका मतलब है कि उस बड़े पार्ट की वजह से जीन का लॉस या गेन हो जाता है, और जीन के लॉस या गेन का मतलब होता है उसके फंक्शन का लॉस या गेन हो जाना. तो इसलिए डीएनए में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली जीन के साथ रिलेट करता है. मींस एक्चुअल में जीन डीएनए का ही पार्ट है. तो ये बात यहां से क्लियर होती है. लेकिन हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो एक्चुअल में स्टडी करना है पॉइंट म्यूटेशंस को. पॉइंट म्यूटेशन, जो पॉइंट म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है दैट इज द सब्स्टिट्यूशन और चेंज इन अ सिंगल और फ्यू बेस पेयर्स इन अ पर्टिकुलर जीन. एक जीन के अंदर कुछ बेस पेयर का या एक बेस पेयर का जो चेंज हो जाता है, डिलीशन हो जाना, इंसर्शन हो जाना या सब्स्टिट्यूशन हो जाना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ वन और फ्यू बेस पेयर्स. यहां पे एक या कुछ बेस पेयर्स का जो चेंज हो जाना है. यहाँ पे जो फ्यू बेस पेयर्स हैं ये काफी स्पेसिफिक टर्म है. सभी तरह के बेस पेयर्स यानी कि 3 या 6 या जो 9 होते हैं, 9 बेस पेयर्स एक साथ अगर वो चेंज होता है तो वहां पे पॉइंट म्यूटेशन टर्म जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. पॉइंट म्यूटेशन का जनरल मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है बेस पेयर का, डिलीशन हो सकता है या इंसर्शन हो सकता है, और उस डिलीशन, इंसर्शन या सब्स्टिट्यूशन से जो जीन की जो कोडिंग है, प्रॉपर्टी है, उसमें जो चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. अब जो क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का दैट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये क्लासिकल एग्जांपल है. सिकल सेल एनीमिया में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे जो एमआरएनए है
mRNA के अंदर GAG जो 6th कोडोन पे प्रेजेंट होता है वो चेंज हो जाता है, GAG से वो चेंज हो जाता है GUG के अंदर। अब एक जो बेस पेयर है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, ए की जगह पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है, और उसकी वजह से जो GAG है ये कोड करता है ग्लूटामिक या ग्लूटामीन के लिए, जबकि GUG कोड करता है वैलिन के लिए। तो यहां पे एक बेस के चेंज होने से, उसके सब्स्टिट्यूशन से जो एमिनो एसिड है वो चेंज हो जाता है, और उस एमिनो एसिड के चेंज होने से पूरी बीटा चेन जो इस हीमोग्लोबिन की होती है वो बदल जाती है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। दिस substitution of one base pair, the substitution of one base pair leads to change in one amino acid। सिर्फ एक एमिनो एसिड के अंदर चेंज होता है, that leads to change in one amino acid that causes non-functional beta chain of beta globin chain of hemoglobin। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके अंदर ये काफी बड़ा चेंज आता है, यानी कि एक एमिनो एसिड उसके अंदर काफी सारी डिफॉर्मिटीज क्रिएट कर देता है जिससे वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया। तो जो पॉइंट म्यूटेशन उसी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सब्स्टिट्यूशन हम स्टडी कर चुके थे, अब हमें यहाँ पे स्टडी करना है डिलीशन और इंसर्शन को, कि डिलीशन और इंसर्शन अगर एक बेस पेयर का होता है या दो बेस पेयर का होता है या दो से ज्यादा बेस पेयर का होता है तो जो जीन है उसके ऊपर कितना इंपैक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट तो हमें देखने को मिल गया, इंसर्शन या डिलीशन का क्या इंपैक्ट होगा वो हमें अभी स्टडी करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राम हैज रेड कैप। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि कोडोन जो होते हैं एमआरएनए के ऊपर, उन कोडोन को की जो नेचर होती है वो ट्रिपलेट होती है, मींस 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स है उससे वो मिलके बने होते हैं, इसलिए 3 लेटर वाले वर्ड हमने यहाँ पे यूज किए हैं। राम हैज रेड कैप, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको आसानी से एक पर्टिकुलर फ्रेम में रीड किया जा रहा है। अब इंसर्शन और डिलीशन का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं इसमें इंसर्शन का एग्जांपल। इंसर्शन, मान लेते हैं एक लेटर है बी, वो यहां पे ऐड हो जाता है। राम हैज, एस और आर के बीच में वो लेटर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बी। ये लेटर यहां पे इंसर्ट हो गया बी, क्योंकि जो कोडोन है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में ही रीड किए जाते हैं। तो अगर बी यहां पे आ गया तो फिर ये आर ई डी नहीं रीड किया जाएगा, बल्कि आर ई पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अब इसका रीडिंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा, बी आर ई डी सी ए और पी। जहां पे इंसर्शन हुआ है, यानी कि बी जहां से इंसर्ट हुआ है, उसके पीछे का पूरा फ्रेमवर्क बदल गया है, पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे बदल गया है। अब दूसरा मान सकते हैं कि जरूर नहीं कि एक बेस पेयर का ही या एक न्यूक्लियोटाइड का ही इंसर्शन हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का भी इंसर्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट जो नोटिस करना वो ये है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के इंसर्शन से जहां पे वो इंसर्ट हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन all the reading framework, or that is the reading framework of all the sequences get changed। पूरे फ्रेमवर्क का जो रीडिंग पार्ट है वो पूरा बदल जाता है, पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क बदल जाता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि
बी के साथ एक और वर्ड आ गया है या एक और लेटर यहाँ पे ऐड हो गया है, बी आई, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, तो अब यहाँ पे सिर्फ आर आ जाएगा इसके साथ। दोबारा से चेंज, ई डी सी और ए पी। अभी भी रीडिंग फ्रेमवर्क बदल गया है। थर्ड केस ले लेते हैं। राम हैज, एक और लेटर यहां पे ऐड कर देते हैं, यानी कि एक और बेस पेयर यहां पे इंसर्ट हो गया है। अब यहां पे देखिए क्या चेंज आया, जब एक बेस पेयर या एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया गया है तो पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क बदल गया है। पॉइंट ऑफ इंसर्शन से जब दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हुए तो पूरा जो रीडिंग फ्रेमवर्क है वो बदल गया है। लेकिन जब तीन न्यूक्लियोटाइड एक साथ ऐड होते हैं एक ही जगह पे तो उसकी वजह से सिर्फ एक एमिनो एसिड बदलता है, उसके पीछे का फ्रेमवर्क नहीं बदलता। पीछे वाला जो रीडिंग फ्रेमवर्क है वो एज इट इज कांस्टेंट रहता है। तो जो इंसर्शन म्यूटेशन है, यहाँ पे इंसर्शन की वजह से पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क बदल जाता है जब 1, 2 या जो बेस पेयर है दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3, वो बेस पेयर का नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, जब उनका इंसर्शन होता है तो पूरा फ्रेमवर्क बदलता है। अगर 3 या 3 के मल्टीपल में इंसर्शन होता है तो जो इंसर्टेड हुए हैं कोडोन्स या जो न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट हुए हैं सिर्फ वो एमिनो एसिड चेंज होगा, बाकी रीडिंग फ्रेमवर्क चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं डिलीशन की। जैसे हमारे पास यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं, ये तो हो गया था यहाँ पे इंसर्शन तक का। अब हम इसको ले लेते हैं डिलीशन के लिए। डिलीशन डिलीट कर देते हैं इन्हीं में से एक एक को। राम हैज, अब इनमें से डिलीट कर देते हैं, मान लेते हैं हम बी को डिलीट कर देते हैं पहले, IGR। तो हमारे पास यहां पे डिलीशन के बाद बचेगा IGR, फिर उसके बाद EDC और AP। पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क अभी भी बदल गया है। सेकेंड केस, यहां से I को और हटा देते हैं, G बचेगा हमारे पास, REDCA और P। ये वाला हमारे पास रीडिंग फ्रेमवर्क है, अभी भी चेंज है कंप्लीटली। नेक्स्ट केस, राम हैज, अब ये G पार्ट है उसको भी हटा देते हैं, तो यहां पे हमारे पास बचेगा RED और CAP। यानी कि अगर एक बेस पेयर का डिलीशन होता है तो रीडिंग फ्रेमवर्क बदल जाता है, 2 का होता है तो रीडिंग फ्रेमवर्क बदल जाता है। लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ डिलीट हो जाते हैं तो सिर्फ वो उस पर्टिकुलर कोडोन की वजह से जो एमिनो एसिड कोड होता था सिर्फ वो बदलता है, बाकी रीडिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरीके की म्यूटेशंस जिसमें इंसर्शन या डिलीशन पूरे रीडिंग फ्रेमवर्क को बदल देते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, इनको फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशंस बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस इनको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 base pairs change the entire reading framework of gene from its point of insertion और डिलीशन। यानी कि जहां से वो इंसर्ट हुए या जहां से वो डिलीट हुए वहीं से पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क अगर बदल जाता है तो इस तरह की म्यूटेशंस को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शंस और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशंस। तो यहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क बदल जाता है, जबकि जो सब्स्टिट्यूशन होता है
सब्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड ही बदलता है, पूरा फ्रेमवर्क नहीं बदलता। तो पॉइंट म्यूटेशन में, सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक एमिनो एसिड बदलता है, जबकि इंसर्शन और डिलीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाते हैं, जिसमें पूरा रीडिंग फ्रेमवर्क बदलता चला जाता है। Now the next part or next topic, that is the tRNA, the adapter molecule। tRNA, the adapter molecule, इसको adapter molecule क्यों बोलते हैं और कैसे इसको डिस्कवर किया गया या कैसे इसकी रिक्वायरमेंट को कंसीडर किया गया था। सिंस द बिगिनिंग ऑफ proposition of genetic code, Francis Crick considered that there should be a mechanism to read a codon or a code on mRNA, and on the other hand it could bind with specific amino acids और स्पेसिफिक एमिनो एसिड। यानी कि जो फ्रांसिस क्रिक है, उस टाइम पे जब प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दिया गया था, मीन जेनेटिक कोड के जो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है, और ये कोडोन्स जो होते हैं वो कॉन्टिजियस फैशन के अंदर एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो उसी टाइम पे फ्रांसिस क्रिक को महसूस हुआ कि कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो जिससे एक साइड में तो जो कोडोन्स होते हैं एमआरएनए पे, उसको रीड किया जा सके, और दूसरी साइड में उस कोड को एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए कि अगर ये कोडोन है तो ये वाला एमिनो एसिड जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको महसूस किया गया था। अब एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के साथ वो बाइंड होना चाहिए। अब इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि जो कोड होते हैं, जेनेटिक कोड है और जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, उनके बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्रिटी और स्पेसिफिसिटी बिटवीन genetic code, or you can say between nucleotides and amino acid। एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से टीआरएनए जो एक तरीके से ऐसे मैकेनिज्म को की रिक्वायरमेंट को महसूस किया गया था। अब जो फ्रांसिस क्रिक है उसने टीआरएनए मॉलिक्यूल जो उस टाइम पे सोलुबल आरएनए बोला जाता था उसको डिटेक्ट किया एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। फ्रांसिस क्रिक gave the term adapter molecule for tRNA। tRNA जो हम जानते हैं कि tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, जितने भी सेल के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है उसमें से अबाउट 15% जो आरएनए है वो टीआरएनए कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट टाइप का आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए ये मैंने आपको पहले भी बताया था 73 से लेके 93 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जब इसको डिस्कवर किया गया था या जब जेनेटिक कोड की प्रोपोजिशन नहीं दी गई थी उस टाइम पे इसको एज ए सोलुबल आरएनए बोला जाता था, सोलुबल आरएनए दैट इज एसआरएनए इसको बोला जाता था। बाद में इसको टीआरएनए बोला गया, ट्रांसफर आरएनए बोला गया।
तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी पहले ही महसूस कर ली गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको एज अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला गया, जो एक साइड में तो एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड को रीड करता है और दूसरी साइड में उस जेनेटिक कोड के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कनेक्ट कर देता है।